Good evening, guys. My name is Neeraj, and I am hosting the second episode of Canada Connect podcast. Today, we have Nikhil Sharma, straight from Ottawa, Canada, and he will be joining us in the podcast and sharing all his student life journey, or basically, I should say, Canadian journey up till now in Canada. So, let's welcome Nikhil Sharma. So, hello, Nikhil. क्या हाल चाल है आपके? हाँ नीरज बढ़िया भाई आप बताओ। मैं एकदम फर्स्ट क्लास. So let's start from your background a bit, and then we will move forward with your journey in Canada. So please share your background. तो बैकग्राउंड मेरा ये कि मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ। कनाडा में आया है मेरे को ऑलमोस्ट अब 6 साल होने वाले हैं। मैं 2019 में मई बैच में आया था। मेजरली यही है मैं वैसे वैंकूवर 3 साल रहा हूँ। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में बेसिकली एबर्ट्सफोर्ड में। उसके बाद फिर मैं ओटावा मूव हो गया जब मेरी पीआर आ गई। अब मैं इस टाइम बैचलर्स कर रहा हूँ कार्टन यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले तो ये बताओ कि हाउ वाज दी जर्नी, लाइक 5 years इन कनाडा, इतने साल हो गए है ना. आजकल जैसा सुनने में आता है यार, कनाडा में ये हो गया वो हो गया, बड़ा डिप्रेशन टाइम चल रहा है, जो नए बंदे आ रहे हैं, राइट? सो हम्म, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ वाज योर जर्नी एंड लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्टार्ट हुआ था तब टफ था। लाइक डजेंट मैटर कि आप कहाँ पर जा रहे हो कनाडा में, बिकॉज एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ी नई कंट्री में आप किसी को जानते भी नहीं हो, ठीक है। ऊपर से लाइक इन माय पर्सनल बैकग्राउंड मैंने आफ्टर 12th आया हूँ, तो इसलिए ज़्यादा पता भी नहीं था ज़िंदगी में। लाइक बेसिक एग्जाम्पल है कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता था अभी, सिंपल सी बात है टू सुपर ऑनेस्ट विद यू। जॉब कैसे अप्लाई करनी उसका भी नहीं पता था, है ना। तो स्टार्टिंग तो टफ थी। कनाडा को बहुत कुछ सिखाता है स्टार्टिंग में आपको कि जॉब हंट सबसे बड़ा जो चैलेंज है कनाडा में। मेरे को पर्सनली 4 मंथ लग गए थे जॉब ढूंढते ढूंढते। उसके बाद स्टडी स्टडी का मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा मुश्किल है, स्टडी डूएबल है। कि लाइक हम लोग, मैंने भी आईटी में किया, तूने भी आईटी में किया, अब मैं डिग्री भी आईटी में कर रहा हूँ। इट्स डूएबल कि लाइक आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है। थर्ड पार्ट है कि फीस हर किसी को होता है कि फर्स्ट ईयर की फीस तो आपको इंडिया से लेके आता है, ठीक है। जीएससी की चलो आपके पास होती है बैकअप की, वो जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की फीस होगी। बट फोर्थ सेमेस्टर की फीस निकालना एक चैलेंज है। पहले मैं ये कह सकता हूँ कि पहले ईजी था, अब आजकल इन्फ्लेशन जिस हिसाब से है, कि जैसे सिंपल एग्जांपल है क्या, 2019 में जब हम ग्रोसरी किया करते थे, अगर हम $100 की ग्रोसरी करते थे तो हमारा वीक और 1.5 वीक आराम से बढ़िया चलता था। आज वही ग्रोसरी $250 से $300 की है अगर आप अच्छा खा रहे हो। मेनली हाउस लिविंग कॉस्ट जो सी आपकी, वो आपका मेजर चंक ले जाती है आपका पे चेक का। जो पहले जब हम स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैं किसी के साथ रहता था, तब तो जो 200-250 था, ठीक है। फिर पर्सनल रूम में 300-400 तक चल गया, ठीक है। आज वही अगर आप पर्सनल कमरा लेने जाओगे तो वो 700-800 से कम का नहीं है। राइट. सो नहीं भाई, ये तो बहुत लाइक सच बात है, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट, बिकॉज जब मैं नया नया कनाडा में आया, जैसे तुमने बताया कि 4 महीने लग गए थे, द सेम स्टोरी विद मी. मेरे को भी 4 महीने लगे. मैं आया था जनवरी 2019 में, उस समय तो विंटर था, स्नो गिरी हुई थी. मेरे हम्म। को 4 महीने लग गए, एंड आई नो हाउ, मतलब वो क्या सिचुएशन उस समय हो जाती है कि भाई सब बंदे जॉब कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं, है ना. सो एंड एंड सब उसमें यार एक वो भी होता है कि गाइडेंस, आपको गाइडेंस कहाँ से सही मिलेगी, है ना। सही ट्रू गाइडेंस ढूंढने में वो टाइम लग जाता है। तो ट्रू. अब टाइम हाँ. थोड़ी गाइडेंस मिली भी मुझे कि थोड़ी ठीक गाइडेंस मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। ऊपर से हाँ. कनाडा में रेफरेंस कल्चर बहुत है। अगर आपके पास हम्म. रेफरेंस है तो आपके पास कल ही जॉब है, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। That's really the case, I would say, for I think most of the international students. So अगर हम थोड़ा बैक में जाके फिर से अगर इसको रीस्टार्ट करें, लेट्स से जब तुम थे इंडिया में, सो आई नो यू आर फ्रॉम अमृतसर, राइट? हम्म। तो जब तुम इंडिया में थे, आफ्टर 12th कर चुके थे, आई थिंक आफ्टर 12th तुमने पास की होगी 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस। 2018. एंड देन हाउ, मतलब प्लान कैसे बना कनाडा का सबसे पहले? क्या कनाडा दिमाग में था पहले से ही, या फिर आफ्टर 12th आप एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शन, तब कनाडा आया प्लान नहीं, में? कनाडा का भी वैसे प्लान में था नहीं। जैसे मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ। हम्म. नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों का पहला इश्क होता है आईआईटी से। दूसरा आता है, 100%. फिर तीसरा आते हैं लोकल कॉलेज, ठीक है। हम्म. तो आईआईटी निकालने के लिए आपको देना पड़ता है जेई का पेपर। हमने भी दिया भाई। रैंक इतना पड़ा है कि इतना अकाउंट में कभी बैलेंस नहीं आया। ओके. ठीक है. मेक तो सेंस. फिर वो ऑप्शन निकला। तो फिर हमने थोड़ा और ऑप्शन एक्सप्लोर किया। कॉलेज मिल रहा था इंडिया में, बट वो इतना वर्थ इट नहीं लगा कि वो करने के बाद अगर जितना एफर्ट वहाँ पर लगाना है अगर यहाँ पर लगाएं तो मे बी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा बन सकता है ना। एट द एंड एट द एंड आपकी बेसिक नीड्स वगैरह पूरी करनी पड़ेगी, है ना। पूरी करने के लिए बंदा करता है।
तो इसलिए फिर एट द एंड सोचा कि चलो पहले नहीं, पहले सोचा कि बिग क्वेश्चन था उस टाइम कि ऑस्ट्रेलिया जाना या कनाडा जाना, क्योंकि दोनों कंट्रीज काफ़ी अट्रैक्टिव थी उस टाइम में बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे थे, बहुत लोग कनाडा भी जा रहे थे। बट एट द एंड जब सारे मेजर देखे कि कहाँ पर फीस निकल सकती है, कहाँ पर पीआर होना इजी है, तो एट द एंड फिर हमने कनाडा चूज़ कर दिया यार। ओके, कॉलेज कॉलेज शॉर्टलिस्ट का तो मेरे को हम्म। ये बताओ, डिड यू यूज एजेंट और डिड यू अप्लाइड ऑन योर ओन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड, व्हाई डिड you choose University of the Fraser Valley? Because I know you have studied from UFE Abbotsford, right? So हम्म। two questions. सो पहले मैंने ना लोकल एजेंट से भी ट्राई किया था, लाइक रेफल्स हो गया, तीन चार और थे, मेरे को नाम नहीं है याद टू बी ऑनेस्ट अब। बट मेरा एक फ्रेंड था यार, वो मेरे से पहले कार्टल में आया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उसने मेरे को बताया था कि आईडीपी है जो फ्री में एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा काम आपको खुद करना पड़ता है, रिसर्च आपको खुद पढ़नी पड़ती है। तो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि 80-20 था, 80% हमारा एफर्ट था, 20% उसकी गाइडेंस थी, ठीक है। तो कॉलेज चूज़ करने के बाद जब मैंने अप्लाई किया था, तब पहले मैंने बजट चूज़ किया था कि मेरा बजट कितना है ना, कि मैं कितनी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ इंडिया से आने के लिए। अब मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर की थी, जैसे अभी कार्ल्टन में एक्सप्लोर की थी, बीसीआईटी भी एक्सप्लोर की, यूबीसी भी एक्सप्लोर की थी, और यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर की थी, डगलस कॉलेज एक्सप्लोर किया था, लंगारा कॉलेज एक्सप्लोर किया था, ओटावा में अल्गोनक्विड कॉलेज एक्सप्लोर किया था, और यूएफ भी एक्सप्लोर की थी। तो मैंने ठीक सबको है. देखा। मैंने अल्गोनक्विन, डगलस, यूएफबी और लंगारा सब में एप्लीकेशन डाली थी अपनी एक्सेप्टेंस के लिए। मेरे को ऑफर लेटर तो चलो सबसे आगे थी। फिर जब मैंने इनकी सबकी फ़ीस वैल्यूएट की, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था यूएफबी की और लंगारा कॉलेज की फ़ीस में। और जो था एल्गोनक्विन में था, एल्गोनक्विन में मेरे को मिल रहा था हार्डवेयर का कोर्स, जो किसी की गाइडेंस में कुछ टाइम मिली, जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी गाइडेंस मिली कि इतना वैल्यूबल नहीं है हार्डवेयर में काम करना। तो फिर मैं लंगारा का कोर्स देखा। लंगारा का कोर्स सॉफ्टवेयर के मेरे रिलेटेड था ज़्यादा, बट लंगारा की इमेज अच्छी नहीं थी स्टूडेंट Okay. कल्चर में, है ना। डगलस का कोर्स अच्छा था, बट उसकी ऑफर लेटर थोड़ी सी लेट हो गई थी। उसका मिक्स था, जैसे यूएफबी था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और साइबर सिक्योरिटी का सबका मिक्सचर था, है ना। तो फिर ठीक है. आयरलैंड यूएफबी देखा, यूएफबी और लंगारा और उनकी की फीस में 1000-1200 का डिफरेंस था। तो सिंपल है यार, यूनिवर्सिटी की थोड़ी वैल्यू तो ज़्यादा होगी कॉलेज से, डजेंट मैटर अब हम्म. जिस मर्जी कॉलेज में जाओ, अगर यूनिवर्सिटी का उसको टाइटल मिला है, तो हम्म. मेरे को एक चीज़ पता था कि कनाडा में यूनिवर्सिटी का टाइटल लेना था ईजी नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन लोगों राइट. को अवेलुएट करना पड़ता है, लाइक वो ईयरली बेसिस में अवेलुएट करते हैं आपको। अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, तो वो यूनिवर्सिटी का टाइटल आपसे ले लेते हैं वापस। तो इसलिए फिर मैंने एट द एंड यूएवी चूज़ किया था। बाकी कोर्स का जितना मैंने रिसर्च किया था, कि थोड़ा बहुत पता था कि हार्डवेयर होगा, थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर होगा, और थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी होगा। राइट, एग्जैक्टली. बट मेरे को एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, एंड जो मैं चाहूंगा जो ऑडियंस सुन रही है वो ध्यान दे, कि जब तूने ये बोला कि तूने अपनी रिसर्च की 80% rather than depending upon the agent to do it for you, right? हम्म। Which is very very necessary and I would say very very important for everyone, because यार अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में किसी भी सिनेरियो में हो, है ना. हम्म। तो okay, so that's how you choose UFE and the course. ठीक है, that makes हम्म। sense. When you landed into Canada, how was the experience at the port of entry? And कहाँ पे लैंड हुए, किस शहर में? एंड मतलब क्या सीन था उसका, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दो. तो मेरी पोर्ट ऑफ एंट्री थी वैंकूवर। मैं आया था दिल्ली से ताइपाई, ताइपाई से वैंकूवर। फ्लाइट एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा था यार, टू बी ओवरऑल, है ना, कि फ्लाइट में सारे मोस्टली देसी थे, टू बी ऑनेस्ट। सच में बताऊँ तो देखो, मैं कनाडा में एंटर किया, एक फनी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं हम एंटर करते हैं, पहले आपको कस्टम्स वाले मिलते हैं, है ना, जो आपको बेसिक क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं कस्टम्स वाले। तो वहाँ पर देख के मैं डर गया बंदे को। वो कम से कम बंदा होगा, उसकी चेस्ट होगी 60 इंच, काफ़ी चौड़ा, काफ़ी तगड़ा बंदा। हॉस्टल में अपना पिस्टल लगाया हुआ है, उसको बंदा देख के डर जाता है कि लाइक इंडिया ओ में भाई. इंडिया में कभी हमने पुलिस वाले इतने फिट नहीं देखे, है ना। तो हाँ. उसको देख के पड़ता मैं डरा ठीक है। फिर उसने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे। तो फिर चलो, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कराए, फिर हम आगे जाते हैं इमिग्रेशन वाली क्यूज में, है ना, जब वहाँ जहाँ पर वो हमारे से डिक्लेरेशन कराते हैं कि आपके पास बैग में क्या क्या है, और आपका पर्पस क्या है ना। तो वो फॉर्म वगैरह फिल किया, वो भी एक नया एक्सपीरियंस है, उसके बारे में पता नहीं था, है ना, कि कोई उस टाइम जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी, किसी ने उसके बारे में नहीं बताया था कि आपसे डिक्लेरेशन कराते हैं वो लोग, आपके बैग में क्या है ना। राइट. वो फिल किया। उसके बाद ऑफिस वो लोग हमको ले गए कि रूम में, जितने स्टूडेंट्स का ग्रुप था, है ना, सबको बिठा दिया उन लोगों ने। तो मेरी सेकंड या थर्ड टर्न थी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास।
हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जब मेरी इंडिया में इमिग्रेशन हुई थी तब मेरे को काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई थी जब मैं पहली बार आया था कि लाइक आपका पर्पस क्या जाने का, आपकी यूनिवर्सिटी क्या, आपके डैड क्या करते हैं, ऑल अबाउट ऑल अच्छा, दिस थिंग, है ना। ये तो ये इसमें मैंने वैसे नई चीज सुनी है, इंडिया में मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। पता नहीं यार, मेरे पासपोर्ट में थोड़ी मेरी फोटो ऐसे की है, पता नहीं है क्यों। मैं जब भी आता हूँ मेरे को इंडिया में क्वेश्चनिंग होती है, हर बार होती है। कनाडा में मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे इमिग्रेशन ऑफिसर ने। पहले एक चीज़ थी कि मैं एक चीज़ हर स्टूडेंट को सजेस्ट कर दूंगा कि आने से पहले थोड़ा सा ना कनेडियन एक्सेंट के ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह देख लो, क्योंकि कनेडियन एक्सेंट थोड़ा फास्ट है और थोड़ा सा टेढ़ा है। लाइक अमेरिकन एक्सेंट वेरी क्लियर, ब्रिटिश एक्सेंट भी ठीक है, क्लियर समझ आ जाता है। कनेडियन हम्म। एक्सेंट बहुत डिफरेंट है दोनों एक्सेंट से, अगर हम कंपेरिजन करें तो अगर बंदे ने थोड़ी सी बहुत वीडियो देखी हो ना तो बंदा थोड़ा समझना थोड़ा ईजी होता है कि कनेडियन में बहुत फास्ट बोलते हैं वो लोग, और बहुत कि लाइक वो मुंह के अंदर ही बोल जाते हैं, आपको कभी कभी समझ नहीं आता। तो स्टार्टिंग में मेरा वो एक्सपीरियंस था कि जब उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से नाम वगैरह पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ हम्म। वगैरह पूछी है ना, कि क्रॉस रेफरेंस के लिए कि पासपोर्ट ओरिजिनल है या नहीं चेक करने के लिए, तो तब थोड़ा सा मेरे को तंगी, बट बाद में समझ आना स्टार्ट हो गया था, है ना। तो उसने थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग की, तो बाद में बस उसने स्टडी परमिट दिया। उस टाइम वो लोग को परमिट देते नहीं थे बॉर्डर पे। स्टडी परमिट दिया, स्टैंप लगाई, उसने कहा जाओ। फिर जाने के बाद फिर आप जब निकलते होते हो तो अब आप अपने बैग वगैरह पिकअप करके फिर कस्टमर्स वाले फिर दोबारा से आपका फॉर्म चेक करते हैं। तो अगर उनको कोई ना डाउट हो तो फिर जाने देते हैं, फिर निकल गए। फिर पापा का फ्रेंड का बेटा आया था लेने के लिए, तो उसने उनको पिकअप कर लिया। ओके, एंड आई हैव वन अनदर क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइम ट्रेवल था इंटरनेशनल की इससे पहले किया था कहीं पे? भाई मैं पहली बार प्लेन में बैठा था, पहली बार जब मैं ठीक है। बैठा हूँ ना, मैं कनाडा ही आया हूँ। लाइक जैसे आप एयरपोर्ट में पहली बार जा रहे हो, उसका मेरे को रिकमेंडेशन होगा लोगों को, पहले थोड़ा वीडियो देख लो कि एयरपोर्ट में प्रोसीजर क्या जाता है अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। कि पहले आपको चेक इन काउंटर अपना ढूंढना है, चेक इन काउंटर में जाने के बाद फिर आपको देखना है कि आप साइंस को फॉलो करना है, क्या ना, कि आप इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ जाना है, डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ जाना है। अगर आप किसी कंट्री से ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको कनेक्शन की तरफ जाना है। तो एक बार वीडियो देख लो तो हम्म। ईजी रहता है, कि मैंने वीडियो देख ली थी, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा था। राइट, अभी तुमने एक बात की यहाँ पे, कनेक्शन अगर कर रहे हो किसी सिटी या किसी थर्ड और कंट्री। कंट्री से, राइट? हाँ। अभी मेरे साथ लाइक लिटरली 2 वीक पहले एक केस आया है जहाँ पे मेरा फ्रेंड ट्रेवल कर रहा है वाया जर्मनी। ठीक है, हम्म। जिस एजेंट ने उसकी फ्लाइट बुक की है उसने उसको ये तक नहीं बताया दैट यू नीड अ ट्रांजिट वीजा। वो ओके। बंदा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, कह रहा है हम्म। मैं कनाडा जा रहा हूँ, कैलगरी। उसने हम्म। पासपोर्ट दिखाया, हम्म। इंडिया पे उसको पोर्ट ऑफ एंट्री डिनाई कर दी। कहते हैं हम्म। भाई आपका यूरोपियन वीजा कहाँ है ना, हाँ, शंघाई वीजा जो होता है सिलाई पीस उनका। का काम। हाँ। किसी को पता नहीं, एंड एजेंट इवन नॉट टोल्ड हिम, है ना। एंड ही इज लाइक बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि हम सब एक्साइटेड होते हैं यार जब हम्म। हम कनाडा आ रहे हैं, राइट? हम्म। उसका हम्म। पूरा मूड ऑफ हो गया है ना, ऑल एंड ऑल। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वाज, जो तुमने बोला कि अगर किसी भी कंट्री के थ्रू ट्रांजिट कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू हैव अ ट्रांजिट वीजा इफ दैट कंट्री नीड्स इट, राइट? इफ हम्म। नॉट देन इट्स फाइन, बट ये चीजें प्लीज चेक करके आओ। ये बेसिक चीजें हैं बट इट कुड make or break your day, है ना? So where did you stayed for the first night in Canada, and how was that experience? सो फर्स्ट नाइट तो यार मैं रहा था फ्रेंड के घर में ही। कि लाइक फर्स्ट नाइट क्या, मैं 2 या 3 महीने रहा था फ्रेंड के, पापा के फ्रेंड के बेटे के घर ही। तो एक्सपीरियंस तो ठीक था यार, कि लाइक बेचारा बहुत अच्छा था। वैसे क्यों कहूँ, बहुत हेल्प की उसने मेरी, सैटरडे ने हमें खाना खिलाया पहली बात यार। कोई लेने आ गया वो बहुत बड़ी बात है। कि कुछ लोगों, काफ़ी लोगों की कहानी हमने, तूने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि Yeah. लोग आते हैं कोई लेने ही नहीं आता। तो कोई लेने आ गया वो बहुत बड़ी बात है ना। कोई आपको लेने आ रहा है, किसी ने आपको खाना खिलाया, किसी ने आपको बिस्तर दिया रात को सोने के लिए, बहुत बड़ी बात है वो, है ना। तो बिल्कुल। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ भैया अभी भी, उस बंदे का, है ना। कि जो रह- थोड़ा एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा अलग तो लगता ही है बंदे को, जब आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में आओ। बट अगर मैं हम्म। अपना एक्सपीरियंस को बताऊँ, मैं तो कहूँगा कि मैंने सोचा नहीं था यार कुछ। मैं कभी तो सोचता हूँ कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो आप एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट ना हो तो फिर आपका ऐसा दिमाग खराब होगा। जैसे मेरे को ज़्यादा सोच के नहीं आया था। मैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि लिव इन प्रेजेंट, उस टाइम मैं आई वॉज टोटली लिविंग इन द प्रेजेंट। Just going with the flow. जस्ट गोइंग विद द फ्लो, लाइफ जहाँ पर लेके जा रही है वहां पर जा रहा हूँ, है ना। कि बस इतना टारगेट था कि जब आए हो पहले आपको कुछ जो फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी से पहले वो कंप्लीट करनी है और जॉब ढूंढनी है। उस टाइम मेरा यही टारगेट था, नथिंग मोर ठीक है, देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। got it. Start with the first week in Canada. First week, सबसे पहले अच्छा ये बताओ, क्लासेस शुरू होने से कितने दिन या कितने वीक्स पहले आप कनाडा में थे? मैं क्लासेस मेरी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 5 मई से स्टार्ट। मैं 16 अप्रैल को लैंड हो गया था कनाडा में। तो मैं कह सकते हो आप 17-18 दिन पहले आ गया था। फर्स्ट वीक मेरा ठीक था यार। फर्स्ट वीक में अगेन मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे ने बहुत हेल्प की। एक उसका फ्रेंड था जो हमारे साथ ही रूममेट था, अर्श। वो तेरा भी कॉमन फ्रेंड था उस टाइम।
है ना? राइट। है ना? उसने भी मेरी बहुत हेल्प की, उसने मेरे को बहुत गाइड किया कि लाइक बीसीआईडी कैसे बनानी है, सिन नंबर कैसे अप्लाई करना है। ये मेरे को याद है जब मैं नया नया आया था ना, जिस दिन 16 की रात को लैंड किया, रात को सोने के बाद अगले दिन सुबह तो मैंने पहले अपना, मेरे को उसने बताया कि सिन नंबर लेना होता है अपने जाके, है ना, कि उसके बिना आपका ना बैंक अकाउंट बनेगा, ना आपका कुछ कहीं और कुछ बनेगा, है ना। तो फिर पहले वो मेरे साथ गया स्कोशिया बैंक, कि हम साउथ फ्रेजर में रहते थे, है ना, तो घर के पास ही था स्कोशिया बैंक। स्कोशिया बैंक में अपॉइंटमेंट बुक की। साथ में पहले हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर हम खाने पीने गए मैकडोनल्ड्स। फिर उसने सारा सिखाया कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं, है ना, बसेस कैसे कैच करते हैं, और राइट। मैकडोनल्ड्स वगैरह में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, कि टोटल दिन नया है अभी, है ना। उसका हम्म। उसका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल, उस बंदे ने मेरे को बहुत सिखाया स्टार्टिंग में, कि हर चीज़ छोटी छोटी स्टेप कैसे लेने हैं, है ना। कि राइट। अगर कोई नया इंडिया से आया है उसको कैसे पता, इंडिया में कौन बटन प्रेस करके लाइट क्रॉस करता है, हाथ नो दिखाते हैं वहां वन। से, यहाँ पर हाथ दिखाते हैं। ट्रू ट्रू, हाँ। ठीक है, सिल लेने के बाद वो बेसिक क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, वहां पर एक लर्निंग क्या कब है। एक क्वेश्चन हर कोई पूछता है, यहाँ पर आपके मदर का मिडिल नेम क्या था, है ना। हम्म। है ना, वो हर हर जगह पूछता है, नहीं ट्रू, पता। हाँ हाँ। अगर आपको सिर्फ एक बात मैं बोलूंगा सिंपल, हर किसी को, अगर आपको कुछ नहीं पता जस्ट आस्क देम। सिल नंबर वगैरह मैंने लिया, फिर उसी दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी 18 को। फिर बैंक में गया। फिर बैंक में जाके तब मैं ना शायद 18 का हुआ, नहीं नहीं 18 का, हाँ मैं 18 का था। हाँ, तो बैंक में मैंने फिर अपना अप्लाई किया, अपना कहते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और जीएसटी अकाउंट वगैरह खोलते हैं ना वो लोग। फिर सारा हम्म। प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं फिर घर चले गया वापस, ठीक है। खाना मैं इंडिया से थोड़ा बहुत लेके आया था, ओट्स वगैरह जैसे थे, है ना, ओट्स ले आया, थोड़ी दालें ले आया, थोड़ी चावल ले आया, है ना। हम्म। तो फिर एक बार अकाउंट खुल गया जब आपका, फिर आपको थोड़ा होता है, चलो मैं इंडिया से फॉरेक्स कार्ड लेके आया था मैं, जिसमें इंटरनेशनल करेंसी थी, कनेडियन डॉलर थे, हम्म। 2000 के आसपास, है ना। तो वो तो वो हेल्प कर ही रहा था, बट एक कनेडियन कार्ड होना भी बढ़िया है ना। कनेडियन कार्ड से जरूरी है, प्रोटेक्शन हाँ। होनी काफ़ी बहुत ईजी होती है, ठीक है। फिर घर में वापस आया, उन लोगों ने सिखाया कि कैसे सब कुछ सेटअप करना है, सारा अकाउंट। जैसे कनाडा में ई ट्रांसफर बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में ई ट्रांसफर नहीं चलता था, इंडिया में वाई ट्रांसफर चलता है, कनाडा या ऑनलाइन ट्रांसफर। जब मैं प्लान फिटनेस गया, तब फिर उसने सिखाया कि बस में कैसे चढ़ना है, कि इंडिया के जैसे नहीं हाथ दिया तो बस रुक जाएगी। नहीं, हाँ, यहाँ बिल्कुल। पर आपको पर्टिकुलर स्टॉप में जाना पड़ेगा। फिर आपको हम्म। ऐप देखना पड़ेगा, ऐप ट्रांसलेट ऐप जिनसे, है ना। राइट तो राइट। फिर उसने वो सिखाया कि ट्रांसलेट ऐप से कैसे देखना है, किस साइड में बस आ रही है, किस साइड में नहीं आ रही है। तो वो एक हम्म। लर्निंग कर्व है यार। लर्निंग कर्व है। बट हम्म। हाँ, नहीं सीखना, जैसे मेरे को एक बात और अच्छी लगी जो तुमने बोली ना, नहीं पता पूछो, डोंट बी शाय, हम्म। रेदर देन लाइक पूछो, गलती करने से अच्छा है, राइट। हम्म। एंड शुरू शुरू में तो भाई गलती भी छोटी मोटी करो तो इट कॉस्ट यू बिग, राइट। सो हाँ, रेदर देन इट जस्ट वेट अब एंड भैया आस्क, है ना, बंदा नहीं पता। इंटू 60 करता हाँ बिल्कुल, है। ओ हाँ। एक तो वो भी है, मैं पूछने वाला था, शुरू शुरू में आओ ना, मैं तो लाइक मेरा जो जर्नी था वो मेरे को कोई लेने नहीं आया, तो मैं तो टैक्सी से आया था। तो हम्म। टैक्सी वाले को मैंने उस समय $170 पे किए, उसने लिए। मैं 170 इंटू 60 पहले कर रहा हूँ, मम्मी को कह रहा हूँ, मम्मी इतने लग गए, मम्मी कहती है बाप रे बाप, कहती है वापस आ जा। मैं कहा अब नहीं मुड़ता 2 साल। तो अब इसका अगर हम नेक्स्ट फेज अगर हम देखें, लेट्स लेट्स स्टार्ट विद जब तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है, राइट। फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर, भाई हम्म। आफ्टर 12th हमारी इंडिया में पढ़ाई एकदम डिफरेंट है, प्लस हमने इंडिया में ना कभी कोई कॉलेज अटेंड किया होता है, ना कभी यूनिवर्सिटी अटेंड की होती है, राइट। वी आर हम्म। जस्ट डायरेक्टली इनटू अ ब्रांड न्यू कंट्री, इन अ ब्रांड न्यू कॉलेज, इन अ ब्रांड न्यू एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो जो हम्म। पहला सेमेस्टर था, व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड, हाउ डिड यू ओवरकम दैट, ठीक है। और हम्म। क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अब तुम बता सकते हो 5 साल बाद किसी एक नए इंटरनेशनल स्टूडेंट। या पहला ये है कि लाइक कुछ लोग ओरिएंटेशन में नहीं जाते अपने कॉलेज की, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग। ओरिएंटेशन में जाओ, मस्ट जाओ। पहले तो आपको थोड़ा कॉलेज के सिस्टम का पता लगेगा। सेकेंडली मेन बात है कि आपको फ्रेंड बनेंगे। आप अकेले कुछ पार्टी फिगर आउट कर सकते हो, अगर आपका ग्रुप होगा, थोड़ा वो फिगर आउट करेगा, थोड़ा तीसरा बंदा फिगर आउट करेगा, थोड़ा फोर्थ बंदा फिगर आउट करेगा, सब मिला के फिर आपका काम ठीक चलेगा, है ना। बाकी पढ़ाई यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है। इंडिया में जैसे हम किताबें कालियाँ करते हैं, यहाँ पर किताबें काली नहीं करते हम, है ना। हम सब हम्म। कुछ ओवर द इंटरनेट ही चलता है, ठीक है। तो राइट। आप पहले तो होता है कि आप हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सिस्टम को, हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, है ना। या हम्म। वैसे यहाँ पर मोस्टली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज पैड्स यूज़ करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि प्लेजरिज्म, है ना। ओ। जिन लोगों को पढ़ी है उन लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। हमारे काफी फ्रेंड्स हैं जिनको लगी हुई हाँ, है। हमारे काफी फ्रेंड है जिन लोगों को लगी है ना। टचवुड अभी तक इतिहास में मेरे को कभी नहीं लगी, बट कि दैट्स लाइक, गुड। है ना, कि अब अगर प्लेजरिज्म वाला पार्ट जो उनसे है, अब अगर किसी को नहीं पता वो, तो वो काफी आप लोगों का फ्यूचर हिला सकता है वो, कि पहली बार वार्निंग मिलती है, या
आपको जीरो ग्रेड लगा देते हैं, सेकंड में आपको हाँ सीधा कोर्स से ड्रॉप करते हैं, थर्ड में आपको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर निकाल देते हैं, है ना? निकाल देते हैं, अगर पता बिल्कुल ही नहीं होगा हाँ। तो बच्चा तो कैसे करेगा। हाँ ना, हाँ, तीसरी बात एक मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक चीज, आप अपना पर्पस पहले कर लो कि आप कनाडा में आए क्या हो, क्या करने आए हो। अगर आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। कमाई हर कोई करता है, ठीक है। अगर आप 20 घंटे करते हो काम ना, 20 घंटे में भी आपका निकलता है खर्चा, हमारा भी निकला है, सबका निकला है खर्चा 20 घंटे। मैंने जब जब से मेरे को सिंध में काम मिला है, मैंने 20 या 21 से ज़्यादा कभी आवर्स से काम नहीं किया, ठीक है। प्रॉपर रूल्स फॉलो किए हैं, जो रूल्स थे, सारा खर्चा भी निकला, फीस भी निकली है। जस्ट कि हम्म, आपको अपने फाइनेंसिस में अच्छा होना पड़ेगा और आपको फालतू पैसा नहीं खर्चने पड़ेगा। कि अगर आप पढ़ने आ रहे हो, यहाँ पर मैं एक चीज़ देखी कि एक वेबसाइट है रेट माई प्रोफेसर, लोग उसके देख के हम्म, लोग प्रोफेसर उठाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रोफेसर की रेटिंग बुरी होती है, लोग नहीं उठाते डर के हमारे, कि लोग पढ़ते नहीं पहले कि उसके रेटिंग क्या है। कि जैसे हमारे गिल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था रसल कैम्पबेल, सबको पता ओहो। है ना, सबसे खतरनाक प्रोफेसर है। उसे हर क्वेश्चन उठाया, उसका बढ़िया पढ़ाता था बंदा वो। बस वो हम्म उसकी वैल्यूएशन बहुत टफ थी और उसके एग्जाम बहुत टफ आते थे। तो हम्म अगर आप सीखने आए हो तो मैं तो ये कुछ सजेस्ट करूंगा कि टफ से टफ प्रोफेसर करो, उठाओ। आपको सीखने, वो आपको सिखाएगा बहुत, आपको, है ना, आपको पुश करेगी आपके लिमिट्स को। कि अगर आप हम्म पढ़ने आते हो फिर लिमिट्स को अपनी पुश करो। जो उसके कोर्स में मैंने सीखा है, आज तक मैं भूल नहीं सकता। वो जावा पढ़ाता था, है ना, हम्म जो जावा प्रोग्रामिंग मैंने उसके कोर्स में सीखी, आज तक मैं कभी भूला, ठीक है। अभी भी मेरी अगर प्रेफरेंस की लैंग्वेज पूछेगा, अगर किसी में मेरे को इंटरव्यू देना हो, मैं अभी भी जावा में देता हूँ कि उसमें होल्ड उसने अच्छा बना दिया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, चैलेंज से भागो ना। अगर आप भागोगे सीख नहीं पाओगे कुछ यहाँ पर। यार एनीथिंग एल्स, अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प लेनी हो या कोई ओवरवेल्म फील कर रहा हो, राइट, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस लाइक फॉर स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी में पहले तो आपके फ्रेंड्स बनाओ ओरिएंटेशन में, है ना। फ्रेंड्स हर हर मर्ज की दवा दोस्त होते हैं, सच में बताऊँ तो। अगर आसानी से आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, अगर दोस्त नहीं है तो हर यूनिवर्सिटी में सेंटर्स होते हैं। आपको कोर्स उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स का नहीं समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ऑफिस जाओ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। हर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में इंटरनेशनल सेंटर होता है, वहाँ पर जाओ, आपको गाइडेंस बताएंगे, आपको बताएंगे कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जो एक्सपर्ट होंगे या आपके सीनियर स्टूडेंट्स होंगे आपको गाइड कर सकते हैं वहाँ से। उससे उनकी गाइडेंस से आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब मेरे को ये बताओ, फर्स्ट जॉब, यहाँ पे आते हम्म, हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। चार, जैसे तुमने पहले बताया, 4 महीने लग गए, ठीक है भाई, समझ आता है क्यों लगे होंगे, बिकॉज देयर वर नो रेफरेंसेस एंड ऑल, ठीक है। हम्म, कहाँ लगी, क्या पे रेट थी पर आवर, हम्म। प्लस पहला पेचेक कितने का आया? मेरी वही लगी जॉब वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट हाई स्ट्रीट वाला भी नहीं, वॉलमार्ट जो ट्रेन यार्ड के पास था, वो दूर। वो दूर, ठीक है। तब जॉब कितनी वो थी कि तब वो कहते हैं डेस्परेशन गया था, तो डेस्परेशन उस टाइम काम के जाते जाते टाइम तो बस मिलती थी। मैं था रिसीविंग में, तो मेरी शिफ्ट होती थी 3, ढाई या 3 से लेकर रात को 11 बजे तक। बाप जाते टाइम तो बस है, रात के टाइम में बस नहीं है। रात के टाइम में चल के आना पड़ेगा बेटा, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो रे। उस टाइम स्टार्ट किया, क्योंकि तब था कि फीस निकालनी है यार, घर से नहीं मांगने पैसे, जो मर्जी हो जाए, है ना। कि अब खर्चा कम से कम करना है और थोड़ा अब पॉजिटिव कैश फ्लो होगा तो तभी बढ़िया, है ना। तो फिर वॉलमार्ट में था। पहले जाते तो बस में थे, आते पैदल थे। 4-5 दिन ऐसे किया। पहले दिन तो मुश्किल था, अभी ट्रक्स अनलोड करना, डब्बे के में डब्बा आ रहा है, बेल्ट होती है, देखो पता ही है ना, बेल्ट विशी कभी होती है। हमने इंडिया में किया नहीं, हाँ, हाँ। स्किडें बनानी है, ठीक है। डब्बे में डब्बा आ ही जा रहा है, आ ओ ही जा रहा है, आ बाप ही रे जा बाप। रहा है, ठीक है। आपको स्किड बनानी है, आपको डब्बे एडजस्ट करने हैं, तो वो भी किया, ठीक है। वो मैं कहूँगा, मैंने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन से तो थोड़ा बढ़िया था, ठीक है काम। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में धूप में खड़े होना है, आपका कोई वो नहीं है कि आप बाई चांस आपको कुछ चोट लग जाए, कुछ लग जाए, आप किसी में कवर्ड नहीं हो। इसमें हम्म ये था कि एटलीस्ट आप कवर्ड भी हो, सब कुछ है कि लाइक मेरे को इन फ्यूचर कवर्ड, मेरे को चोट भी लगी थी काम पे। मैं एक मंथ रश में था टोटली, तो मेरे को कवर भी किया, उन लोगों ने सब कुछ किया, है ना। तो ठीक था यार। स्टार्टिंग पे मेरी उस टाइम शायद बेसिक चलती थी 1425 या उतनी की चलती थी, है ना, बेसिक। आई थिंक 12 65 मेरे टाइम पे। पता नहीं फिर इतनी होगी, मैं याद नहीं, वो बहुत समय हो गया भैया अब। हाँ। पहला पेचेक तो चलो 100-120 का था, कि 5-10 घंटे लगे थे ट्रेनिंग में, ठीक है काम। कि उसी काम से मेरी फीस निकली, उसी काम से मेरा सब कुछ हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया भी है वो काम। राइट राइट। कितने साल किया वॉलमार्ट में काम? वॉलमार्ट में यार मैंने, याद कर देते 1 मिनट, 2 साल 3 महीने किया मैंने काम। 2 साल 3 महीने, मतलब स्टूडेंट लाइफ तो वहीं पे। अरे हाँ, स्टूडेंट लाइफ क्या, वहाँ पर पीयर तक मैंने वहीं पर ऑलमोस्ट वहीं पर काम किया है शायद। तब तब पार्ट टाइम किया करता था, है ना, कि हफ्ते राइट। में 1 दिन चले गए,
करते तो वो चले 2-3 दिन स्केड्यूल थे, बाद में जिस दिन नहीं जाना उस दिन सिक कर दो। तो निखिल मेरे को ये बता, जैसे तूने एक ही जॉब की थ्रू स्टूडेंट लाइफ की, तूने कोई और दूसरी जॉबों में पंगा लिया कभी, या कोई और जॉब्स की स्टूडेंट लाइफ में, नहीं लाइक? यार, मैंने मैंने एक ही जॉब की कि मैं जब जब मेरे को आवर्स चाहिए थे, जैसे समर में जो ऑफ होता है, फुल टाइम काम चाहिए, तब हम्म। फॉर्चुनेटली कोविड चल पड़ा था। लोगों के लिए कोविड बुरा था, अभी मेरे लिए बहुत बढ़िया निकला कोविड। पे भी बढ़ी, काम भी, ओवर टाइम भी देते थे उस टाइम वो लोग। तो हम्म। तब काफ़ी आवर्स भी लगते थे, काफ़ी कमाया भी उस टाइम, उसी से फीस भी निकली है। तो मैं हमेशा वैसे वॉलमार्ट में काम किया है। जब भी आवर्स चाहिए था मेरे को फुल, हमेशा आवर्स मिले हैं वहाँ पर। हाँ, एक और बात, मोस्टली जब बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब उनको कभी कभी आर्ट्स नहीं मिलते, लोग मांगते नहीं हैं शर्म के मारे। आज दन उनके पास होते हैं। मूविंग ऑन, हाँ, ग्रेजुएशन कब हुई? यार मेरी ग्रेजुएशन हुई थी दिसंबर 2020 में। हाँ, दिसंबर दिसंबर 2020। 20 में, सो इट वाज सेम एज मी, ठीक है। हाँ, हमने अच्छे बच्चे की तरह 20 महीने में अपना कोर्स खत्म कर लिया था। 4 महीने में जो दिसंबर परीक्षा थी उसमें हमने दबा के काम किया था। तो हाँ, बिल्कुल। कोई कोई सप्ली नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यार से डीन लिस्ट में आके कोर्स कंप्लीट किया है। तो जैसे कि तुमने बताया कि तुम ग्रेजुएट हो गए थे लाइक दिसंबर 2020 में, एंड देन यू माइट हैव अप्लाइड फॉर द वर्क परमिट, ठीक है? तो हम्म। वर्क परमिट कितने दिनों में आया, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस, थोड़ा सा क्विकली बताओ। मैं उस टाइम का प्रोसेस बता सकता हूँ, आपका मेरे को पता नहीं है कि प्रोसेस चेंज ना होगा। हमारे टाइम पे होता था कि जब आपकी स्टडी खत्म हुई ना, फिर उसके बाद सैनड बैठती है हर कॉलेज में। जब तक सैनड नहीं बैठती तब तक आप स्टिल स्टूडेंट ही डिक्लेयर होते हो, आप काम कर सकते हो। सैनड का मतलब कि सैनड आपके ग्रेड्स देखती हैं, वो देखती है कि आपने जो आपकी डिग्री की डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपको यूनिवर्सिटी से ईमेल आती है कि आपकी सैनड ने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट अप्रूव कर दी है। उसके बाद आपको काम रोकना होता है। उसके पहले तक आप स्टूडेंट की तरह, हमारे टाइम में 20 घंटे थे, हमने 20 घंटे काम करते थे। फिर उसके बाद जैसे आपको सैनड अप्रूव करती है, आपकी फिर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसके ऊपर अप्रूव लिखा आ जाता है ना। अ, वहाँ पर हमने शायद, मैंने, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक गलती की थी कि मैं कॉलेज की प्रॉपर प्रिंटेड ट्रांसक्रिप्ट का वेट करता रहा। उसकी भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो होती है, आपको आराम से कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लो। वहाँ पर लिखा होता है साफ साफ कि आपकी ग्रेजुएट हो चुके हो। अगर ऑफिसर को ओरिजिनल चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कॉलेज से, या कॉलेज को सीधे उसको फ़ोन लगाना है। वो कनाडा में इंस्टीट्यूट है, वो आराम से फ़ोन लगा के वो क्लैरिफाई कर सकता है। तो जैसे आपकी स्टैंड की अप्रूवल आए, मैं तो कहूँगा उसके पहले आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करके रख लो। बस ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की और वर्क परमिट अप्लाई किया, अगले दिन आपका वर्क परमिट अप्लाइड आ गया। तो आपके अप्लाइड की कंफर्मेशन आ गई, आप अप्लाइड स्टेटस में आ गए। अगले दिन से फिर काम स्टार्ट कर दो फुल टाइम फिर। ठीक, चलो हम्म, बढ़िया। फिर वर्क परमिट कितने महीनों में आ गया था? क्या वर्क परमिट आ गया था, 10 दिन में आ गया था मेरा यार। दस ओह पंद्रह बाप रे, दिन हाँ। सही है। हाँ, मेरा 10-15 दिन में वर्क परमिट आ गया था, लेकिन खुशी की बात है तो जॉब भी मिल गई थी अपनी फील्ड में। तो फिर ओह इतना दैट्स गुड। मैं, हाँ, मैं उसमें अब नेक्स्ट आने वाला था कि हाउ डिड यू गॉट योर फर्स्ट फुल टाइम जॉब? अगेन कोई फ्रेंड था, उसने बताया कि मास हायरिंग चल रही है किसी कंपनी में, आप कर दो अप्लाई, नोक नोक बी की जॉब है। हमने कर दी। इंटरव्यू आया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में थोड़ा लोग का 2-3 दोस्तों ने पहले इंटरव्यू दिया था, आइडिया लग गया क्या पूछेंगे। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी होगा, जॉब मिल गई वैसे ही। अगेन वही कहूँगा, जितने आपके कनेक्शंस है कनाडा में, कनेक्शंस ही काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा। कि आपके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, देखो यार, इंडिया में आप होते हो, इंडिया में पेरेंट्स की कनेक्शंस हैं, इसीलिए आपका काम ईजिली हो रहा है। सेम सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर आपको कनेक्शंस बनाने हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं बनाने हैं। तो ठीक है। मैं फ्रेंड्स की हेल्प से मेरे को मिल गया था काम इजिली। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, है ना? रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेफरेंस है तो आराम से काम मिलता है। जैसे अब मैं जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, रेफरेंस के थ्रू ही काम मिला है। बिना रेफरेंस दैट्स के गुड। काम मुश्किल है। अब बिना रेफरेंस का आपको काम मिल जाएगा, फिर लेबर वाला मिलेगा यार। वो उसमें आप करते रहोगे, है ना। थोड़ा तो टफ है मतलब, है ना? टफ है, हाँ, फिर ज़िंदगी टफ है यार, क्यों उसका फ़ायदा नहीं फिर। ट्रू ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट फुल टाइम जॉब मिल गई एंड यू स्टार्टेड। अब ये बताओ कितने महीने, कितने साल फर्स्ट फुल टाइम जॉब की, एंड हुँ, देन हाउ इट हेल्प्ड यू टू गेट योर पीआर इन कनाडा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप देखो सबका पीआर ही होता है, राइट, हुँ, आफ्टर हुँ, कमिंग ऑन हुँ, वर्क परमिट। हुँ। तो मेरे को पता है तुम्हारी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट आई वांट टू नो मोर फ्रॉम योर माउथ। तो यार था कि चलो, फरवरी में मेरे को याद है 13 या 14 फरवरी के आसपास मेरा वर्क नहीं, मेरा, हाँ, 8 या 9 फरवरी को मेरा वर्क परमिट आया था। उससे पहले मेरे को जॉब कन्फर्मेशन आ गई थी कि मेरे 14 फरवरी से मेरी जॉब स्टार्ट है।
तो तब तो ठीक था, हमने अच्छे बच्चों की तरह हमने फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टेबल इनकम बन गई थी तब उस टाइम। 1-2 मंथ तो बंदा पहले होता है खुशी वाले फेज में, है ना, तो जॉब मिल लगी, पीआर तो मिल ही जाएगी, अब क्या जा रहा है। ठीक है, हमने भी तब थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर 1-2 मंथ जब पास आउट हो गए, तो फिर क्या कहते हैं, थोड़ा फिर पीआर का स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया। तब तू और चन्नू था, वो आइल्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरा कुछ ऐसा पता नहीं था। मैंने कहा था चल अभी 6 मंथ का वाला एक्सपीरियंस हो जाए फिर करेंगे आइल्स। तब बट मैं थोड़ा थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट हो गया था पीआर को लेके, कि तब थोड़े रूल स्ट्रिक्ट थे, बीसी में हो रहे थे, है ना, कि अगर बीसी में नहीं आ क्या हमको 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद हैलिफैक्स जाना पड़ेगा। यहाँ तो और मैं सोच रहा था ये कौन चलते हैं, है ना। Oh man, I know. Oh wow. है ना, Now I remember. है ना? तो तब हम वही सोच रहे थे। बट तब मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बन के आया पैरावाल। पैरावाल इमिग्रेशन वाला, है ना, हर किसी ने नाम सुना है Hmm. उसका। ठीक है, मैं वैसे उसको फॉलो करता था कि थोड़ी बहुत अपडेट्स मिलती रहती थी कि रिसेंटली मार्केट में चल आइटम क्या, रिसेंटली क्या कहते हैं, पीआर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं लेटेस्ट, है ना। तो एक Hmm. दिन वैसे तब मेरा वर्क फ्रॉम होम होता था, तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। वैसे मेरे मेरे फ़ोन में कहते हैं ट्विटर में पता नहीं टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आई कि कनाडा गवर्नमेंट कोई ऐसे का प्रोग्राम ला रही है। तो और मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी, तो पढ़ते सारे मैंने कहा, तब दिमाग में कुछ नहीं आया। अगेन मैं प्रेजेंट में जी रहा था, सोचा कि यार आइल्स बुक कर ही लेते हैं, अगर कुछ होगा काम का तो बढ़िया कर लेंगे। मैंने आइल्स बुक कर ली। आइल्स बुक करने के जैसे मैंने सबमिट किया, मैंने आइल्स की एप्लीकेशन, आइल्स की पेपर की बुकिंग, सर्वर डाउन उनके साथ, कोई बुक ना कर पाए, कोई कुछ ना कर पाए। फिर 2-3 दिन बाद क्लैरिफिकेशन आनी स्टार्ट हुई कि गवर्नमेंट TR2 PR लॉन्च कर रही है ना। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम मैंने जो सा अपना कहते हैं एप्लीकेशन आइल्स की एप्लीकेशन पेपर के लिए फ़ाइल की थी, वो मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए फ़ाइल की थी, है ना। तो फिर आइल्स का एग्ज़ाम दिया, तब तक फिर कन्फर्मेशन आ गई कि 4 या 5 मई को गवर्नमेंट आपके अपना पोर्टल खोलेगी, आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। तब वो इन्फॉर्मेशन हर तरफ से आ रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हम अपनी तरफ से हर चीज़ करने की कोशिश करते कि पीसीसी करा ली, तब इंडिया की पीसीसी करा ली, कनाडा की RCMP की क्लियरेंस अप्लाई कर दी, आपने अपना मेडिकल करा लिया। मेडिकल कराने के बाद कि जो आम पीआर वाला बंदा ऑल द जितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, हम पहले सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी स्टार्ट कर दी थी हमने उस टाइम। तो हमने वो फुलफिल की, फिर बाद में उन्होंने पोर्टल खोला, हमने अप्लाई किया। कुछ जो फॉर्म से उन्होंने पहले प्रोवाइड कर दिए थे कि ये फॉर्म देने हैं, हमने TR2 PR में फ़ाइल किया, चलो फाइल कर दिया। फिर अगेन हर तरह से इंफॉर्मेशन स्टार्ट, एक महीना तो कुछ नहीं आया कोई अपडेट। फिर जैसे करके अपडेट आने स्टार्ट हो गई, उन्होंने फाइलिंग प्रोसेसिंग लोगों की स्टार्ट कर दी है। फिर नया स्ट्रेस ज़िंदगी में स्टार्ट हो गया। अब फिर एक्सपेक्टेशन आ गई ना आपकी, ओ पीआर आने वाली है, आपने एक्सपेक्टेशन Hmm. सेट कर दी। तो फिर अब वो मेरी अब AOR नहीं आ रहा, सबका AOR आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। तब चलता था किसने किस टाइम पे अप्लाई किया है। जैसे मैंने अप्लाई किया था 9:29 में, और 9:30 वाले का आ गया, मेरा नहीं आया। मेरे से पहले वाले का आ गया, मेरे से बाद वाले का आ गया, मेरा नहीं आया। तब जैसे करते 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 फिर मेरा जुलाई 13 या 14 को आया था मेरा AOR। वो आया, उसी टाइम उन्होंने मेरे से बायोमेट्रिक्स रिक्वेस्ट मांगी। बायोमेट्रिक्स मैंने उसी दिन, फॉर्चुनेटली मेरा काम इतना अच्छा था कि दिन की 10-12 ईमेल करनी होती थी क्लाइंट्स को। तो वो ईमेल की, मैं भागा अपनी बायोमेट्रिक्स कराने, बायोमेट्रिक्स कराई, साथ में उसका अपडेट आना स्टार्ट हो गया, बायोमेट्रिक्स आपकी सबमिट हो गई है। फिर सब कुछ करते 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 अगस्त के एंड तक मेरे पास PR कार्ड आ गया था मेरे हाथ में, कि मेरे को और ये दो, सारा है सन 2021 का। सन सब 2021 का। कि वाओ. अभी वर्क परमिट आए हुए मेरे को 2 महीने ही हुए हैं, मेरी PR की फाइल भी लग गई है। 6-7 महीने तक मेरी PR का ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, AOR हो गया है, मेरे को अपडेट आ रहे हैं वीकली बेसिस में कि मेरी ये क्लियरेंस हो रही है, वो क्लियरेंस हो रही है। तो यार या वो तो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि वो अब ड्रीम में जी रहे हो, आपका सब कुछ खुद ही हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे अपने हाथ से। आई थिंक दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन द कैनेडियन हिस्ट्री, है नहीं ना? हुआ था एक बार पहले 90s में हुआ है. कुछ हुआ था। अच्छा. तब भी ऐसे का कुछ किया था उन लोगों ने। चलो हम लकी थे हमारी तरफ हाँ, से। बट चलो 90s में तो लाइक जो लोग अब आए हैं, जो 35-40 साल पहले आए हैं, वो उस समय हाँ कहते थे कि यार इजी थी, इजी थी. हाँ बट हाँ। इन द रीसेंट ईयर्स लाइक 2000s में तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा कुछ, नहीं है चलो ना? हम ये नहीं कहूँगा कि ईज़ी था, मैं मानता हूँ। बट हम प्रिपेयर भी थे कि अगर वो ना होता तो हम फिर जो एक्सप्रेस एंट्री या CEC क्लास है हम उसमें जाते, सिंपल बात या कि टेक जॉब तो थी पीएनपी हमारे हमारे पास। उधर चलती थी, है ना? हाँ. हाँ हाँ, जॉब तो थी हमारे पास, हमको सिंपल था कि साल का एक्सपीरियंस लेंगे और स्विच मारेंगे कहीं और। साल का एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल. किसी बढ़िया कंपनी में मारेंगे, उसमें जो पेन भी देती होगी, और फिर नौकरी वहाँ से PR ले लेंगे। ये हमारा ट्रैक में जो थे हम, बस
खुदा ने थोड़ी सी हमारे पास थोड़ी ज़्यादा ही मेहर कर दी और हमारा काम कर दिया। नो, दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। मेरे को मैं तो याद मैं, है उस मैं समय। तो अपनी हाँ। ज़िंदगी में यही कहता हूँ, मेरा ज़िंदगी में एक बार लक चला है, वो चला पीआर के टाइम में। उसके वो ऐसा चला कि वो सारी चीज़ें बदल दी उस चीज़ ने। हाँ, वही चाहिए होता है यार, क्योंकि यार इस समय देखो पीआर कितनी टफ हो रखी है वही ना ना। स्टूडेंट्स। तो मतलब इस समय तो मेरे को देख के लगता है कि मतलब अभी तो अगर एक अच्छी फुल टाइम जॉब हो, $30 पे हो, तब नहीं हो रही लोगों की पीआर। वही ना। कब आ गया था पीआर कार्ड अगेन, किस मंथ में? मेरा पीआर कार्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरा अगस्त 22 या 23 को मेरी वो आ गई थी ईसीओ पीआर। हम्म। और फिर मेरा पीआर कार्ड आ गया था सितंबर के मिड तक। या फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं ज़रा डिटेल्स में ना जाते हुए, मैं पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ओंटारियो मूव हो गया, है ना। ठीक है। मैंने सारी चीज़ें एवेलुएट की, थोड़ी गाइडेंस भी ली एक दो फ्रेंड से भी, जो जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स किए कि कनाडा या अमेरिका से। तो सब ने मेरे को ये सजेस्ट किया कि डिग्री कर ले, कुछ नहीं होगा तो अगर इन फ्यूचर बिजनेस भी करना है तो तेरे पास बैकअप होगा, कि अगर बिजनेस फेल होता तो एटलीस्ट तेरे पास स्किल होगी जिससे तेरे को जॉब मिल सकती है ना। तो स्टडी ही मेरे को सबसे ईजी लगा, कि जिसमें प्रॉपर एक पाथवे बना है, आप वही पाथवे फॉलो करोगे तो लोग सक्सीड हो रहे हैं, तो हम भी सक्सीड हो सकते हैं उस चीज़ में। तो इसलिए फिर मैंने आगे जाके सोचा कि स्टडी करते हैं, फिर मैंने इसलिए स्टडी चूज़ की फिर। अच्छा, मेरे को निखिल एक बात बताओ, व्हाट वर द पर्क्स ऑफ हैविंग पीआर इन कनाडा एकेडमिक वाइज? हम्म। कि मतलब भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 10,000 $12,000 पर सेमेस्टर पे कर रहे हैं, राइट? हम्म। व्हाट इज द डिफरेंस, प्लस व्हाट चेंजेस दैट हैपेंस इन योर पर्सनल लाइफ? इधर इट कुड बी, एक तो से नंबर चेंज होता है, ठीक है। हम्म। व्हाट एल्स बेनिफिट्स व्हेन यू हैव अ पीआर? थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करो। पहले तो जब आपकी पीआर आती है, पहले सबसे बड़ा मेन काम है, आप पहले सिन नंबर अपना अपडेट करो। जब आप सिन नंबर अपना अपडेट करोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपकी सिन नंबर की कोई एंड डेट नहीं होती। जब बल्कि जब आप टेम्परेरी रहते हो, आपके सिन नंबर में एक एंड डेट होती है। तो उससे आप काइंड ऑफ आपको मेंटल एश्योरेंस ये मिल सकती है कि आप अब कहीं जाने वाले नहीं हो, अब आप यहीं पर हम्म। परमानेंट हो, इसलिए इसकी कोई एंड डेट नहीं है। सेकंड बात है कि जब आपको सिन नंबर मिले, हर जगह अपडेट कर दो अपनी जितनी आईडीज़ हैं, आपकी इंश्योरेंस वगैरह जो भी चलती है, हर जगह अपडेट कर दो। उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट की कुछ कोई ना कोई ग्रांट चलती रहती हैं, जो सिर्फ सिटीजन्स या पीआर वालों लोगों के लिए होती हैं, वो भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो स्टडी के लिए मैं स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बता सकता हूँ कि जब आपके पास पीआर होती है, मोस्टली लोग स्टडी नहीं करते, कि लोग कहते हैं कि कौन फीस निकालेगा, फिर दोबारा से फीस कम होती है बहुत ज़्यादा जब आप पीआर सिटीजन हो। कि जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की मैं रेफरेंस बता सकता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में पर सेमेस्टर की इंटरनेशनल स्टूडेंट बच्चे की फ़ीस सिस्टम है $24,000 पर सेमेस्टर। तो पर सेमेस्टर हाँ, $24,000 हाँ, मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट? इंटरनेशनल स्टूडेंट की ठीक है। वही मेरी है इस टाइम। अगर मैं पीआर हूँ और सिटीजन हूँ, तो मेरी होगी 5,000 या 5,500 मैक्स। तो 1/5? हाँ, 1/5 इतना डिफरेंस है फीस में। सेकंड, अगर आपके पास पीआर है या सिटीजन ऑफ कैनेडियन, आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टडी में, कि उनको भी लेबर नहीं चाहिए। क्या सिंपल है यार, अगर आप छोटी जॉब करोगे, कम टैक्स भरोगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कमा रही आपसे। उनको भी पॉपुलेशन वही चाहिए कि जो टैक्स ज़्यादा दे पाए। तो आपको गवर्नमेंट स्टडी में हेल्प करती है। जैसे ओंटारियो में चलता है ओसैप, वैसे बीसी में भी कोई प्रोग्राम होगा, आई एम प्रीटी श्योर अल्बर्टा में भी होगा। हर प्रोविंस में अपने प्रोग्राम है, जिसकी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट भी करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है आपकी स्टडीज़ के लिए। तो जब ओसेप क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल? ओसैप की फुल फॉर्म है ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। जब आप गॉट स्टडी स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको अप्लाई करते हो कि आपको फाइनेंशियल नीड है, आप नहीं फीस अपनी दे सकते, है ना। तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। जैसे मैं फर्स्ट ईयर के बता सकता हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर में मेरी फीस थी अराउंड 10-11 हज़ार डॉलर। मेरे को 8,000 गवर्नमेंट ने दे दिया एज ए ग्रांट, ठीक है। प्लस कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से मिल गई, तो मेरी 98% ऑफ फीस मेरी यहीं से कवर हो गई थी। मैंने 2% फीस दी थी अपनी तरफ से। ठीक। बट फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ मैंने फ्री पढ़ा है ऑलमोस्ट। आपको फ्री पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो वक्त क्यों ना पढ़ा जाए, भी सिंपल सी बात है व्हाई नॉट? ना। why not? तो हर प्रोविंस का इसमें एक चीज़ है कि ओसैप में दो चीज़ें चलती हैं, या तो आपको लोन मिलता है या ग्रांट, दोनों मिलती है, लोन या ग्रांट। आपकी चॉइस, आप लोन को नो कर सकते हो, ग्रांट को यस कर देते हो। बस ग्रांट्स की कुछ लिमिटेशन होती है कि अगर आपने स्टार्ट की है स्टडी, तो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टडी ख़त्म नहीं की, तो आपकी लोन में कन्वर्ट हो जाएगी टोटली, तो आपको रीपे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ग्रांट लेते रहो, पढ़ते रहो, हर कोई पढ़ता है। अगर अभी बैचलर्स में मिल रही है ग्रांट, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो यहाँ से नहीं करनी, यूएस में करनी है, तब भी आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी।
तो इस सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है। पीआर होने का, है ना? हाँ, और सेकेंडली अनदर बेनिफिट ये है कि अगर आपको जॉब वगैरह करनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सारा खुल जाता है मोस्टली। तो आप किस गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में भी जॉब कर सकते हो। So, Nikhil, how was Ottawa when you shifted there compared to BC? बड़ा चेंज था यार रोडवा में, सच में बताऊँ तो, कि बीसी में हम यूज टू है पहाड़ देखने के, नदियाँ देखने के। ये हम्म। प्रॉपर प्रॉपर सिटी लाइफ है, प्रॉपर कि बिल्डिंग्स हैं, प्लेन है टोटल, पास में माउंटेन है, रिवर भी है, बट अगर आप यूज टू ग्रीनरी के या व्यूज़ के, जैसे बीसी में व्यूज़ बहुत शानदार हैं। जहाँ पर मैं और तू रहा करते थे, घर के हम्म। गेट के बाहर ही सामने माउंटेन है, सूरज निकल रहा है सुबह सुबह, शानदार व्यू था वो वाला, है ना। हम्म। अगर उस व्यू से आप सेटिस्फाई नहीं हो, 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ जाओ, चिल्ला लगा चले जाओ, जबरदस्त व्यू। अगर वो हम्म। सिटी लाइफ देखनी है 150-60 किलोमीटर वैंकूवर के साइड को आ जाओ, सिटी लाइफ दिखेगी आपको पूरी। वो व्यू बहुत शानदार थे वहाँ पर। जब तू नया नया गया, वर देयर पीपल नोन वहां पे, या फिर कैसे लाइफ स्टार्ट हुई जब तूने सिटी चेंज की कनाडा में, या जानता प्रोविंस मैं चेंज की पूरे आई से? एक आधे बंदे को जानता था, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था, जानता था, उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं, बट फॉर सम कुछ ज़िंदगी को उसके कुछ ऐसा हुआ, तो बस वो उसको उसको मिल नहीं पाया बंदे को, ठीक है। मैं काइंड ऑफ एक बंदे को जानता था यहाँ पर। बट इस बार मेरे पास एक बेनिफिट था कि मेरे पास पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस कैरी कर रहा था मैं अपने साथ। जब मैं यहाँ पर आया तो पहला मेरा टारगेट था कि जॉब ढूंढनी है, फिर दोबारा से, है ना। सिंपल है, सबसे सबसे सिंपल तरीका मुझे लगता है जॉब ढूंढनी है, रिज्यूम पकड़ो, ड्रॉप इन करने स्टार्ट करो। यहाँ पर में काम बहुत है, अगर बंदा काम करने वाला काम है। मैंने एक दिन रिज्यूम ड्रॉप ऑफ की है, पहले दिन के अंदर अंदर मेरे पास 3 जॉब्स थी, एक दिन के अंदर अंदर ही, वाह। है ना। तो काम बहुत है यहाँ पर, मतलब फिर मेरा स्टार्ट हो रहा था तो यूनिवर्सिटी में मैंने स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तब मैं लेट हो चुका था थोड़ा अप्लाई करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि 1 साल ब्रेक ले लेते हैं बीच में, ठीक है। तब तक थोड़ा सेविंग कर लेते हैं, इंडिया घूमाते हैं, फिर वैसे वापस घर मिल जाते हैं घर वालों से, और थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लेते हैं करना क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। तो जब फिर मैंने काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में पहले तो मैंने 2 जॉब्स करनी स्टार्ट की। एक मैं सेल्स का काम करता था, सर मैं थोड़ा वेब डेवलपर का काम करता था। दूसरा में मैं मैकडॉनल्ड्स में सुबह शिफ्ट करता करता था फ्रंट एंड में, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट किया काम काम फिर तो बढ़िया चलना स्टार्ट हो गया था, अच्छा पैसा कमा रहे थे उस टाइम भी, ये ठीक था, है ना। तो फिर उसके बाद 3-4 महीने काम करने के बाद फिर मैं इंडिया चले गया। जाने के बाद फिर स्टडी स्टार्ट कर दी अपनी। So, Nikhil, to end this podcast, right, I always ask this question to all my guests who is coming on this podcast. हम्म, Please suggest, yeah, एक अच्छी चीज, good thing, and one bad thing about your Canadian experience, and हम्म। what you have learned from it. One good and one bad during these past 5 years. चीज ये है कि आपको स्ट्रगल करना सीख जाते हो आप। आपको पता है कि जब आप नहीं आते तो जीरो से स्टार्ट करते हो। अगर लाइफ अगेन जीरो में चले जाए, जैसे मैं ऑटोवा मूव हुआ, सब बेच बुझ के गया अपना ऑटो पीसी से अपना, है ना। कुछ नहीं था, अगेन रहने की जगह थी बस कंफर्म। फिर स्टार्टिंग से सारा स्टार्ट किया, कि फिर पूरा सेटअप किया और अपना रहने का अपने गद्दा वगैरह, है ना। फिर जीरो से स्टार्ट किया, बट इस बार ईजी था। फर्स्ट टाइम की तरह नहीं था कि लाइक आप लॉस्ट हो गए, आपको नहीं पता आपको क्या करना है ना। इस टाइम पता था कि सबसे पहले जॉब चाहिए अभी, जॉब पैसा आता होगा सब कुछ हो जाएगा 2-3 मंथ के अंदर अंदर। पहले जॉब निकाली, 2-3 दिन के अंदर अंदर ढूंढी। जॉब से जब पैसा ना स्टार्ट हुआ, फिर बाकी सब कुछ सेटअप होना स्टार्ट हो गया। तो गुड पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रगल करना सीख जाते हो आप। आपको पता लग जाता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया में होते, अब हम 25-26 साल की उम्र है, बच्चे ने अभी तक कॉलेज में ही पढ़ा होता है, माँ बाप ही आपका खर्चा उठा रहे होते हैं, अभी आप फील्ड में निकले नहीं होते हो, या आप घर से बाहर नहीं निकले हो, तो आपको पता नहीं होता कि बाहर कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे डील करना है ना। एक, हाँ, गुड पार्ट ये है। बैड पार्ट बैड पार्ट यार ओवरऑल तो कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ कोई बैड पार्ट है। स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल हर जगह है यार। इंडिया में भी स्ट्रगल है, यहाँ पर भी स्ट्रगल है। अगर आप इंडिया में वैसे वेल टू डू फैमिली से आ रहे हो, कि अगर आपकी फैमिली है, बिजनेस चल रहा है पापा का, फिर कोई जरूरत नहीं आने की अभी यहाँ पर, सिंपल सी बात है। फिर आप अपनी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। अगर इंडिया में नहीं बिजनेस, आपको पता है कि आपको इंडिया में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो नोट यहाँ पर स्ट्रगल कर लो। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो 10 साल में कमा के इंडिया जाओगे तो इंटू 60 करके 2-3 करोड़ लेके जाओगे ना वापस। तो Hmm. ये Makes sense. That's true. Okay.
नो, दैट्स रियली गुड। मैं भी यही सेम चीज कहता हूँ कि थ्रो मी टू अ डिग अगेन, आई विल स्टिल कम अप, हाँ, यू नो। अब तो इज़िली आ जाएँगे, अब नहीं। हाँ कनाडा में जहाँ मर्ज़ी फेंक दो, कनाडा का ना कोई चक्कर है भैया। हाँ। ये यहाँ का सिस्टम बताया हुआ है। और जो तूने एक बात बोली वो मतलब टच करेगी कि इवन आफ्टर 3 years यू रीस्टार्टेड योर जर्नी, राइट। हाँ, 3 साल भाई बंदे को बनाने, पहली तो इंडिया से सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ, हाँ, बनाओ, हाँ, फिर यहाँ बनाओ, फिर 3 साल बाद फिर छोड़ छाड़ के जाओ, फिर बनाओ, ठीक है। फिर वो बनता हाँ, इजी नहीं है, राइट, आई नो। हाँ। तो सही बात है। तब हाँ, एक बाकी एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा, सेविंग्स ज़रूर करो अपने पास। सेविंग होनी चाहिए हर किसी के पास। अब मैं 3 साल का करके अगर मैं यहाँ पर मूव हुआ हूँ, तो मैंने रीस्टार्ट किया, मैं क्यों कर पाया? मेरे पास सेविंग्स थी। मैंने कुछ ना कुछ सेव किया हुआ था, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है ना कि अगर मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को पता है मेरे कुछ नहीं है, तो मेरे पास बैकअप पड़ा है। मेरे पास 1 साल की खर्चा पड़ा है मेरे पास अपना, कि अगर वो नहीं चला तो 1 साल का खर्चा बैठा है मेरे लिए कवर करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग चल जाता है बंदे का। सेविंग जरूर करो यार, सेविंग मस्ट है यहाँ पर कि बाकी। और एक हाँ, एक सबसे बड़ी सजेशन मैं सबको दूंगा, क्रेडिट कार्ड जरूर यूज़ करो। वाइसली यूज़ करो, बट करो जरूर क्रेडिट कार्ड यूज़। कनाडा में क्रेडिट कार्ड ही सब आपकी ज़िंदगी है टोटल। और क्रेडिट कार्ड आप वाइसली यूज़ कर रहे हो और यूज़ कर रहे हो, तो ही अगर आप इन फ्यूचर जाके आपको घर मिलेगा, तभी आपको गाड़ी मिलेगी, तभी आपको फ़ोन मिलेगा यार, सिंपल सी बात है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, आपको फ़ोन तक नहीं देगा यहाँ पर। सही बात है भाई। हाँ, आई तो नो, क्रेडिट कार्ड यूज़ लाइक। करो, यूज़ इट वाइसली, बट यूज़ इट। अच्छा, मेरे को इससे एक बात याद आई, जस्ट टू ऐड ऑन। जो स्कैम्स होते हैं कनाडा में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हुए हैं तेरे साथ, नहीं हुए, बट मैं हैव यू बताता हूँ, एक्सपीरियंस्ड? स्कैम या मेरे को कभी हुआ नहीं मेरे साथ। मैं बेल में काम करता हूँ, मेरे को डेली बेल से फ़ोन आता है। हाय हाय कस्टमर, वी वांट टू प्रपोज यू अ नाइस प्लान, वी वांट टू कट योर बिल बाय 80%। मैं कहता हूँ, डू यू इवन नो द नेम ऑफ योर कस्टमर? दे जस्ट हंग अप ऑन मी। सो स्कैम आते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी का डिपार्टमेंट आपसे बात करना चाहता है, तो आपको ऑफिशियल लेटर भेजेगा। आपको कोई ओवर द फ़ोन नहीं फ़ोन करेगा। वो बहुत रेयर सर्कमस्टांस है कि आपको ओवर द फ़ोन कर रहा है। अगर आपको कोई ओवर द फ़ोन करता भी है, तो आपसे कोई कभी अपना सिम नंबर शेयर ना करो, अपनी बैंक डिटेल्स कभी शेयर ना करो, अपना फ़ोन नंबर कभी ना शेयर करो, मैं तो कहता हूँ। और अगर कोई पूछता है आपसे कोई अपनी पर्सनल डिटेल जो आपको अनकंफर्टेबल है बताने के लिए, ना बताओ, कि 99% ऑफ टाइम वो स्कैमस्टर ही होते हैं। अगर कोई जेन्युइन है, तो आपको ऑफिशियल लेटर आएगी, चाहे CRA हो, चाहे IRCC हो, चाहे आपका बैंक हो, जो मर्जी हो, हर कोई आपको ऑफिशियल लेटर भेजेगा। बाकी बिफोर वी एंड, एनीथिंग फाइनल टू से? एनीथिंग फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज मेरा ये है कि यार, एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कि जैसे भेड़ चाल चली है। मैं काफ़ी लोग देखते हैं हम लोग, है ना, अगर 100 बच्चा आ रहा है, 100 में से 98% बच्चे का, या 98 या 99 बच्चे को पता नहीं वो आ किस लिए रहे हैं। उनको सिंपल सिंपल इतना ही है कि कमाना है, पैसा कमाना है। जो ठीक है, वो एक अच्छी बात भी है, बट थोड़ा सोच के आओ, है ना, कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लग रही है। और थोड़ा कर्जे के बारे में भी सोचो, कि कुछ लोग बिजनेस खोलते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है ना, बिजनेस में काफ़ी अच्छी अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, वो आप बहुत कमाते हो। पर कुछ लोग मैंने देखेंगे जो स्टक रह जाते हैं, या टिमोटस में स्टक रह गए, या मैकडोनल्ड्स में स्टक रह गए, 10 साल 15 साल वहीं पर ही काम करी जा रहे हैं। उसका फ़ायदा आपके लिए इतना फ़ायदा नहीं जितना आपके ओनर के लिए फ़ायदा है, कि ना आपकी पे बढ़ रही है, ना आप अपना कुछ जोड़ पाओगे, ना आप घर ले पाओगे इजीली। जिस तरह इन्फ्लेशन चल रही है, सब कुछ मुश्किल है। एक माइंडसेट लेके आओ, ब्लाइंडली नहीं आओ कि भेड़ चाल की तरह गलत की तरह फॉलो ना करते रहो हर किसी को। थोड़ा सोच समझ के आओ। और वो किसी अपने चाचा या कोई आपका कोई यहाँ पर बैठा है, तो उसकी कोडिंग ना देखो। थोड़ा अपना रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी कंट्री बढ़िया है। कि जैसे हम कुछ लोग देख रहे हैं यार, इंडिया में कुछ लोग बढ़िया अर्न कर रहे हैं, 2-3 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। कनाडा में आकर फिर स्ट्रगल कर रहे हैं इन मिड 30s या 40s में। वो फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए इतना, है ना। आप पहले इंडिया में बढ़िया कमा रहे हो, यहाँ पर आप फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए इतना बेनिफिट यहाँ पर भी अगर आप कमाओगे, उतना ही कमाओगे आप। कि परचेज पावर तो आपकी सिमिलर ही रही ना, उससे कम ही होगी। इंडिया में परचेज पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी, कनाडा में इतनी स्ट्रांग नहीं है। और उस लेवल में आते आते आपको 5-10 साल लगेंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंडिया में वेल टू डू हो, तो इंडिया में रहो। और ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करो, अपनी रिसर्च करो हर चीज़ में। इंटरनेट है, इसका अच्छा यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसका बुरा यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसको वाइसली यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिशियल है, अगर वाइसली नहीं यूज़ करोगे तो फिर हर चीज़, हर तरह के स्कैम इसमें हो सकते हैं। कॉलेज में एक्सपेक्टेशन कम रखना, कॉलेज वाले नहीं सिखाते इतना, सीखना आपको खुद ही पड़ता है। या नीरज से पूछो, इसने जो भी सीखा फील्ड से सीखा है,
मैंने जो भी सीखा है ओवर द इंटरनेट सीखा है या थोड़ा बहुत फील्ड से सीखा है। सही बात है। कॉलेज आई थिंक आई डोंट नो लाइक 80% 90% कॉलेजेस जो कनाडा में है ना, या यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग, है ना, हाँ, आपको सिर्फ डिग्री दे रही है, डिप्लोमा दे रही है बस। वो आपको बहुत बेसिक सिखाते हैं जो बेरली यूज़ होता है मार्केट में, है ना। आपको स्किल्स खुद ही गेन करनी पड़ेंगी, आपको खुद अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ 20 घंटे ही काम जितना लीगली अलाउड है। सरकार अगर 20 घंटे या 24 घंटे दे रही है, वो भी कुछ सोच के दे रहे हैं। वो लोग गधे नहीं है। उनको भी भाई अगर आप ज़्यादा काम करोगे, आप ज़्यादा टैक्स दोगे, उनके पास भी पैसा आ रहा है। उनको तो बट बल्कि बेनिफिट हो रहा है, राइट? हाँ। बेनिफिट है ना, सिंपल सी बात है। उनको क्या है, आप 40 घंटे काम कर लो, बाद में अब नौकरी आपको मिली नहीं, सारी ज़िंदगी वैसे घिसाते रहो, तो बाद में फिर, है ना। तो अगर तरीके से पढ़ लोगे, थोड़ा टाइम आपको अपना पर्सनल टाइम देना पड़ेगा, है ना। अगर दोगे तो मे भी फ्यूचर में यार, हम सब में से देख लो, अब हम तू है देख ले यार, तेरी भी अच्छी जॉब लगी आफ्टर डिप्लोमा, है ना। लोग डिप्लोमा आफ्टर डिप्लोमा कुछ लोग बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। कुछ लोग, मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो अमेजन या गूगल वगैरह में भी काम कर रहे हैं आफ्टर डिप्लोमास। तो लोग करते हैं यार, है ना। तो उस हिसाब से देख लो। मैं तो ये कहूँगा पढ़ाई में 2-4 साल मेहनत कर लोगे तो फ़ायदा है, पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, मैंने वैसे वैसे ही तूने बहुत अच्छी बात बोली। मैं ये अभी ये सुबह ही कहीं पढ़ रहा था। लिखते हैं, चूज योर हार्ड, इट्स हार्ड टू लिव इन डेट, प्लस इट्स हार्ड टू मैनेज योर मनी व्हेन यू आर रिच, प्लीज चूज योर हार्ड। सो साथ में से वो तो लाइक, एक बात जो मैं हमेशा बोलता था पहले, जो मैं बीसी में रहता था, कि यहाँ तो अभी मेहनत कर लो, वरना 30 के बाद फिर बच्चे मेहनत करेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता भैया, है ना। तो या अभी थोड़ा फोकस कर लोगे तो 2-4 साल, एक बार घुसना है आप, एक बार घुस गया आप इंडस्ट्री में, फिर तो आप बंदा सीख लेता है, गाइडेंस मिल जाती है। एक बार मेहनत या करके, डेफिनेटली हाँ। और वंस यू स्टेप इन, यू नेविगेट, है ना, अपने है ना, आप। वो आप नेविगेट कर लेते हो। एक बार थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा प्रेशर लेके अपने ऊपर, थोड़ा भी अपने आप को पुश करके थोड़ा घुस जाओ एक बार, थोड़ा, है ना। थोड़ा स्ट्रीम पास कर लोगे अपने आप को, तो उतना बढ़िया आपके लिए। 100%, 100%। नहीं, दैट्स वंडरफुल यार, दैट्स वंडरफुल। आई थिंक मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला, तो जो सुन रहा है उसको कितना कुछ सीखने को मिला होगा, आई कांट इवन इमेजिन, ठीक है। But yeah, once again, thank you, Nikhil, for coming on this second episode of Canada Connect. I would like to end this podcast. So, guys, if you like this, please let us know in the comment section below. Plus, आप हमें अपने Instagram पे या LinkedIn पे भी follow कर सकते हो to keep updated. I'll be coming up with the next episode of this Canada Connect podcast next month. Till then, stay tuned, keep watching, keep hustling, keep listening. Bye bye. Have a बाय good जी, one. बाय।